आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। हमारे साथ सीयूईटी के 2025 के टॉपर हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानस कुमार जायसवाल है। मैं छत्तीसगढ़ कोरबा से हूँ और मैं यहाँ बीएचयू का छात्र हूँ। मेरा सीयूटी स्कोर रहा 565 और मैं फ़िलहाल केमिस्ट्री ऑनर्स विद जूलॉजी कर रहा हूँ। तो कैसा लगा यहाँ पे कॉलेज में? It would be a malicious pleasure with a fortune opportunity. Particularly, BHU campus is very closely to my heart core, as it is one of the largest Asians campus. And in the particularly, I am in the main faculty campus, so it would be a proud thing for me. और भी क्या यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं वो कैसी लगी आपको? पर्टिकुलर फैसिलिटीज़ तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन विशेषतापूर्ण मुझे लाइब्रेरी बहुत अच्छी लगी। लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है, 24 आवर्स एसी एंड हैविंग टू मैनी काइंड ऑफ डिफरेंट फील्ड्स। बहुत सारे क्षेत्रों की उधर किताबें, पुस्तकें और मुझे बहुत अच्छी सुविधाएं मिली यहाँ पर। सुंदरलाल हॉस्पिटल और स्वास्थ्य केंद्र द्वारा भी यहाँ पर 20 से 30 हज़ार तक की मुफ्त इलाज की श्रेणी दी जाती है और पर्टिकुलर एमरजेंसी पे 50,000 तक की भी मुफ्त इलाज का प्रावधान है। क्लासेस वगैरह यहाँ रेगुलर चल रही हैं? हाँ, क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस भी हो रही हैं, थ्योरी भी हो रही हैं। प्रोफेसर्स कैसे? प्रोफेसर्स, हम उनकी जब प्रोफाइल में गए तो दे वर टू मच हाईली क्लासिफाइड। उनके पास हर क्षेत्र की बहुत सी फील्ड है, लाखों में उनकी रिसर्च कह सकते हैं अर्निंग, पब्लिशिंग अर्निंग्स है और बहुत सी उनकी रिसर्च फील्ड है। बहुत से हमारे प्रोफेसर स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क, बहुत से ऐसी विदेशी देशों से वहाँ से पढ़े हुए हैं या वहाँ उनका कार्य किया हुआ है। प्रोफेसर्स काफ़ी अच्छे हैं जूलॉजी वगैरह में भी। आगे किस फील्ड में जाना चाहते हैं? आगे रिसर्च की फील्ड में ही जाना मैं पसंद करूँगा। केमिस्ट्री या जूलॉजी? केमिस्ट्री में मेरा पर्टिकुलरली क्लास 12th और उसके अलावा भी मेरे बहुत से उधर मैंने एग्जामिनेशंस भी दिए। मैंने नीट एग्जामिनेशंस भी दी थी। आई स्कोर्ड हाईएस्ट इन द केमिस्ट्री, पर्टिकुलरली इन माय सेंस। एंड मेरा सीयूईटी में भी केमिस्ट्री में ही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटाइल गया था, 98.5 परसेंटाइल मेरी श्रेणी में। और 12वीं में भी मेरा सबसे अच्छा स्कोर केमिस्ट्री में ही रहा था। तो 12वीं में कितना था आपका? केमिस्ट्री में मेरा 97 था। 97। ओवरऑल कितना परसेंट था? ओवरऑल मेरा 94% था। 94%। तो सीयूईटी का एग्ज़ाम जब आप देने गए तो कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपको टफ़ लगा हो? मुझे जीएटी थोड़ा बहुत टफ लगा। इसका मेन कोर्स सेंस यूपीएससी जैसा ही है। जैसे आप इसमें करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, स्टैटिक जीके पढ़ते हैं, जिसमें आपके पास लिमिट्स नहीं है। इन पर्टिकुलरली साइंस फील्ड, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, वॉट एवर द सब्जेक्ट्स, उसकी एक लिमिट्स रहती है। बट इन स्टैटिक जीके यू हैव टू गो इन टू कोर। आपको करंट अफेयर्स देखने पड़ते हैं, द हिंदू, बहुत से न्यूज़पेपर्स पढ़ना, just like to grab something from the various sources. यहाँ पे जैसे बीएचयू में किसी को एडमिशन लेना हो तो पीसीबी देना पड़ता है और आउट ऑफ 750 उसकी मार्किंग होगी। 250 नंबर का एक सब्जेक्ट होता है। 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। कितने क्वेश्चन आपने तीनों में अटैम्प्ट कर लिए थे? मैंने सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे और खासकर बायोलॉजी में मेरा पेपर 1 घंटे में से सिर्फ 10 से 15 मिनट में ही हो गया था। मुझे बहुत समय मिला रीचेकिंग करने का और मैंने लगभग सारे प्रश्न सॉल्व किया था। ओएमआर शीट, अच्छा ओएमआर नहीं, इस बार तो आपका सीबीटी हुआ था। ठीक है, सीबीटी हुआ था। तो एक और चीज़ ये रहती है कि मान लीजिए हम पेपर हॉल में हैं और कोई टफ़ क्वेश्चन आ जाता है तो स्किप करने की जो कला है, आर्ट ऑफ स्किपिंग सम क्वेश्चन, तो वो आप कैसे उसे टैकल किया हो? वो जो प्रेशर होता है एग्ज़ाम का उसे कैसे बच्चा हैंडल करे? मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे। सबसे मेन चीज़ है आप मॉक टेस्ट दीजिए, उससे बेहतर नहीं। आप प्रैक्टिस कीजिए। आप बहुत पढ़ें, आप कितना पढ़ेंगे जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे, कितने समय में आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, आप उस सिचुएशन को हैंडल नहीं करेंगे। आप टाइमर लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए। मैंने अप्रॉक्स 30 से 40 मॉक टेस्ट दिए थे अपने सीयूटी एग्जामिनेशन से पहले। आपको 12वीं के बाद भी, बोर्ड्स के बाद भी बहुत समय मिल जाता है, 1 महीने से ज़्यादा का समय मिल जाता है। आपको हर दिन भी एक मॉक टेस्ट देंगे 3 घंटे का, उधर 1-1 घंटा अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स को, आपको बहुत अधिक समय मिलेगा। तो आपने 30 से 40 मॉक टेस्ट दिए।
तो एग्ज़ाम हॉल और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा होगा, आप एकदम कूल होकर नॉर्मल गए होंगे। और एक ये चीज़ होती है कि एग्ज़ाम का प्रेशर सब हैंडल नहीं कर पाते, उसकी रीज़न यही रहता है कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन प्रैक्टिस जो है या मॉक टेस्ट लगाना, या हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप होता है जब तक हम मॉक टेस्ट वगैरह नहीं देते। ठीक है। और भी स्पोर्ट्स वगैरह का कैसा लगा BHU में? किसी स्पोर्ट्स में हैं आप या? करेंटली हम उधर, मैं चेस कंपटीशन ब्रोचा में उधर हम लोग का होता है, और स्पोर्ट्स वगैरह की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ। बनारस जैसी इतनी पावन धरती जो है, स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते ही हैं। हाँ। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत अच्छे ग्राउंड्स एंड बहुत अच्छे ग्रीन फील्ड्स हैं जो हमें बहुत कुछ खेलने कूदने के लिए, चाहे क्रिकेट, बैडमिंटन। और यहाँ पर मुझे स्पोर्ट्स सेक्टर में एक और अच्छी चीज़ लगी, खासकर स्विमिंग पूल भी यहाँ पे है, जो पर्टिकुलर हमारे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलता। अच्छा, तो स्पोर्ट्स का भी काफ़ी अच्छा लगा आपको। लाइब्रेरी, साइबर लाइब्रेरी में कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, तो ये चीज़ अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई, अलग अलग सब्जेक्ट आपको दिए गए, तो क्या लगता है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका न्यू एजुकेशन? जी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि बच्चा से अपने क्षेत्र को बहुत अधिकतम ना जाने, और ख़ासकर बीएससी जैसा कोर्स पहले जो बोलते थे कि सिर्फ बीएससी कर रहा है, उसकी वैल्यू उधर कोर्स की बढ़ सके, बच्चे के पास ऑप्शंस आएँ, और बच्चा दूसरे फील्ड को भी देख सके। जैसे बीएससी अगर वो कर रहा है, एमएससी आगे उसको करना है। जैसे हम लोग के एसईसी और एमडी, एसईसी में हम लोग के एक्स्ट्रा कुछ सब्जेक्ट्स जो साइंस से रिगार्डेड हो, मुझे जैसे जेनोमिक्स मिला है, मैं उसमें जेनेटिक्स, डीएनए, क्रोमोसोम्स एंड उसके बारे में पढ़ता हूँ, तो उससे मुझे एक आइडिया हो कि आगे मुझे कभी एमएससी में आईआईटी जैम दे के कभी बायोकेमिस्ट्री ऑप्ट करना हो, या फिर जेनेटिक्स पर्टिकुलर उस फील्ड में जाना हो, तो वो मेरे लिए सहायक रूप से आगे अग्रसर रहेगा। अच्छा, एमडी में आपको क्या मिला था? एमडी में मुझे ग्लोबल इश्यूज और इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स मिले हैं। ये एक पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है, पर्टिकुलरली इन द फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, and it provides the core studies regarding the how the international relationships, how the global issues work all through the world, how the nation build relationship with each other, just like we were having some diplomacy, and now in some days Dr. S. Jaishankar as a red laser eye people is so famous in the internet. People are so interested and having a faith that in the future diplomacy and politics will merge with together and form a new platform for the global issues to become together for the peace. अच्छा, तो मेरा एक ये क्वेश्चन है कि आप सब्जेक्ट के अलावा भी आप कुछ कुछ पढ़ते रहते हैं कि किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है? सब्जेक्ट के अलावा भी बीएचयू में बहुत से इवेंट्स होते हैं। अभी हाल ही में फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एनेक्सी हॉल में एक प्रोग्राम कराया गया था, उसमें टैक्स लैब के बारे में जो नई जीएसटी सिस्टम आई है उसके ऊपर भी बताया गया था। बीएचयू के प्रोग्राम्स भी बहुत अच्छे होते हैं, आपको हर कुछ प्रतिदिन में आपको बहुत से इवेंट्स मिलेंगे, जानकारी मिलेगी पढ़ाई के अलावा भी। मुझे खासकर जीएसटी टैक्स लैब का भी कुछ दिनों पहले ही इवेंट हुआ, तो वो मुझे सबसे अच्छा लगा। क्या लगता है, सही किए, कम किए? हाँ, कंज्यूमर्स को इससे बहुत फ़ायदा मिला है न्यू टैक्स पॉलिसीज़ से, और जो लग्जरियस आइटम्स थे उससे बहुत से इंपोर्ट वगैरह कम होंगे और हम स्वदेशी माल इस्तेमाल करेंगे। 5 और 18 का स्लैब रखा गया है, तो वैसे जो गवर्नमेंट है अभी, उन्हीं ने इम्प्लीमेंट किया था जीएसटी को, और उन्होंने कम किया, तो क्या लगता है इसको? देखिए, अब जीएसटी है, अब देश में रहना तो आपको टैक्स तो भरना पड़ेगा, बट हाँ, मोस्टली इससे गवर्नमेंट एक चीज़ ये चीज़ देखी कि अब मिडिल क्लास फैमिलीज़ को इससे क्या है, नुकसान भी हो रहा है, और जो अपर क्लास है वो अफोर्ड कर रहा है। अपर क्लास बहुत सी चीज़ इंपोर्ट कर रहा है, लाइक मर्सिडीज़, ऑडीज़ एंड ऑल द फैशनेबल थिंग्स, और जस्ट टू शो ऑफ एंड फ्लेक्स। सो उस चीज़ों को उन्होंने एक हाईएस्ट टैक्स स्लैब में डाला कि ये अगर वो इस चीज़ को अफोर्ड है तो एक हाई टैक्स स्लैब में वो जाने के लिए, जैसे अंडा, खान पान और जो आम की चीज़ें हैं वो उन्हें टैक्स स्लैब में कम किया। और बाकी एक पॉलिटिकल मूव भी हो सकता है कि पहले टैक्स बढ़ाया जाए, बाद में कम किया जाए। अब पॉलिटिक्स की बात, हम बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी में तो पॉलिटिक्स होती ही है, परंतु यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पर ऐसा कोई डीयू में जैसा नहीं होता कि कोई भी जाके कहीं पे भी पॉलिटिक्स में कुछ भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप काफ़ी डीप और काफ़ी अच्छे मुद्दों पे बात कर सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ
छात्र राजनीति यहाँ पर होनी चाहिए या नहीं? जैसे इलेक्शंस होते हैं डीयू में, तो क्या लगता है यहाँ पे इलेक्शंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? या वो पढ़ाई पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं? देखिए, खासकर अब युवा पीढ़ी बन चुकी है। हम अब यहाँ यूनिवर्सिटी में आने समय में 18 वर्ष के हो जाते हैं। पार्लियामेंट में भी ये भी विषय भी चल रहा था कि जितने भी हैं कि 25 साल के बाद आप ही उधर कहीं से इलेक्शन लड़ सकते हैं। जब लेकिन अब उस 18 के बाद वोट डाल सकते हैं, हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकते? यही सेम बात। तो इस चीज़ पे बहुत से मुद्दे भी उठे पार्लियामेंट में। मैं बेशक चाहूँगा कि यहाँ पे इलेक्शंस हो, यहाँ पे भी हमारे नेतृत्व बने, क्योंकि हमारा मुद्दा भी उठना चाहिए कि हमारी क्या समस्याएं हैं, क्या छात्रों के पास भी शक्ति है। और यही छात्र जाके कोई आईएएस, आप आने वाले पहले के समय में हर 5 में से एक व्यक्ति उधर 5 यूनिवर्सिटी से ही आईएएस आईपीएस बनता था। बीएचयू, डीयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, साउथ बिहार यूनिवर्सिटी एंड जेएनयू को हम भूल ही नहीं सकते। इन्हीं 5 यूनिवर्सिटी से पहले आईएएस आईपीएस। जब यहाँ से देश का सबसे बड़ा नेतृत्व, सबसे बड़ा एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के द्वारा इतना बड़ा जनमानस जा रहा है, तो उसे पॉलिटिक्स और ये सब चीज़ों के बारे में क्यों पता नहीं होना चाहिए? वो अपनी समस्याओं को समझने के लिए बीएचयू एक छोटा स्तर ज़रूर होगा, भले राज्य स्तर या फिर देश के नेतृत्व में नहीं, लेकिन एक अहम भूमिका निभा सकता है। डीयू में जैसे एबीवीपी और वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ की समस्याओं को, बच्चों की जो भी समस्याएं हैं उन्हें सुनती हैं, वैसे बीएचयू में भी होना चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि पावर सेंट्रलाइज ना रहे, पावर छात्र के पास भी होनी चाहिए, वो अपनी बात रख सके। ठीक है, और कुछ मुद्दों पे बात करें? ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? होना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन? देखिए, पुरानी हिस्ट्री को हम देखा जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन हुआ करते थे, लेकिन सबसे पहले केरला में वो सरकार गिर गई थी। उसके कारण फिर आगे जाके अलग अलग कुछ सालों में वन नेशन वन इलेक्शन होने से टैक्स बहुत बचेगा। और ख़ासकर इससे एक ये है कि फ्रीबीज़, हम अभी देखते हैं कि इसरो का बजट, अभी महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना का बजट इसरो के बजट से ज़्यादा है। हमें आई थिंक रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फ्रीबीज़ जो हैं अपने कुछ लोगों तक ठीक है, ये कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, बट लेकिन मेरा मानना ये है कि साइंटिस्ट, रिसर्च, ये सब पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा तो देश ज़्यादा प्रगति करेगा। और वन नेशन वन इलेक्शन, टैक्स को बचाने के लिए पैसे जो हमारे ही टैक्स दिए गए पैसे हैं वही इलेक्शन में लग रहे हैं, नेता उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के कुछ कॉन्स भी हैं, प्रोज हैं, कॉन्स भी यही सोच सकते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी का उधर जो सेंट्रलाइज्ड है, व्यक्ति कभी कभार आप अपने कौन हमारा एमएलए बनेगा एमपी दे के नहीं। जैसे अब मैं पर्टिकुलरली हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम तो नहीं, लेकिन हाँ कि हाँ वो प्राइम मिनिस्टर हैं, सो पर्टिकुलर हम उनके नाम पे वोट देंगे। पर्टिकुलर फैमिली बहुत उस टाइम से रूल की, लेट नेम इट एबीसी। तो ए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो किसी पर्टिकुलर एक एरिया में राज करती थी, उसको बाद में रिप्लेनिश कर दिया गया कि वो एक समय उधर प्रोटेस्ट से आई। लेट बी उधर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका नेतृत्व अच्छा खासा चल रहा है, वो एक पर्टिकुलर रीजन को भी बहुत सपोर्ट करती है। उसके बाद सी को मान सकते कि वो बहुत लंबे शताब्द से आ रही थी वो पॉलिटिकल पार्टी, और अब उसका नेतृत्व वो पारिवारिक पॉलिटिकल पार्टी रही। तो इससे ये कह सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास उधर सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। व्यक्ति के पास एक इलेक्शन में रहता है कि अब ये स्टेट का इलेक्शन अलग हो रहा है तो उसके मुद्दे अलग हो जाते हैं। ये नहीं, यहाँ पे जैसे मणिपुर और बहुत से राज्य ऐसे हैं उनके मुद्दे इस इलेक्शन में छुप जाएंगे। हम कभी न्यूज़ में देखते भी नहीं कि मणिपुर में इलेक्शन हो गया, तो पता भी नहीं चला। उत्तर प्रदेश, बिहार में भी इलेक्शन हो रहे, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, एक विधानसभा सीट पर जाके बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना। एक पॉइंट और है, कास्ट रिजर्वेशन को लेके मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अभी जो कास्ट बेसिस पे रिजर्वेशन दिया जाता है, क्या वो सही अभी चल रहा है क्या, या उसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है? देखिए, रिजर्वेशन कुछ हद तक मिलना चाहिए। जैसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, बहुत से बच्चे हमारे देश में हैं, हम खुद भी देखते हैं हमें इतनी फैसिलिटीज़ मिल रही, तो हम एक तरीके से टॉप 15% ऑफ द पीपल ऑफ कंट्री आते हैं कि बहुत सी फैसिलिटीज़ है कि घर में है तो एसी है, अब यहाँ भी एचयू में भी आ गए हैं तो हमें बहुत फैसिलिटीज़ है, हमको कुछ खाने पीने का, हमारे अकाउंट में इतने पैसे हैं। बहुत से लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में हैं, हमारे ही अब यूनिवर्सिटी में पढ़े, उनके पास उतनी धन नहीं, उनके पिता उनके पास, तो उन्हें कुछ ना कुछ रिजर्वेशन मिलना चाहिए ताकि वो यहाँ तक आ सकें। अब इससे यह है कि 50% जो स्लैब था इस चीज़ का कि 50% से उधर ना बढ़े, कम कि जनरल को भी, ओबीसी को भी अपना
कह सकते हैं उम्मीदवार जितनी उनकी भागीदारी है उन्हें मिलनी चाहिए। कि ये भी नहीं कि हम देखते हैं कि 100-200 कम नंबर पे किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को उधर सीट मिल जा रही है, लेकिन उधर इतने बहुत अधिकतम नंबर लाने के बावजूद छात्र को नहीं मिलता। तो ये कहीं न कहीं न्यायपूर्वक नहीं दिखता। मैं इसमें सुधार चाहता हूँ कि अब इस स्लैब को एक तरीके से रख देना चाहिए और अब वापस जाति जनगणना होनी चाहिए कि कौन कौन सी जातियां हैं जो अब उठ चुकी हैं, अब जो स्ट्रांग हो चुकी है। हमारे देश में SC ST OBC सब रिजर्वेशन बहुत कंट्रोवर्शियल रहा, लेकिन देखा जाए इतना कंट्रोवर्शियल नहीं है। एक वो तरह की वोट बैंक की राजनीति भी हो गई है कि हम आपका रिजर्वेशन चाहते हैं। कुछ जातियों के लिए ये हो सकता है कि उनको फ़ायदा मिल रहा है उनकी वजह से, पर उन्हें भी ये समझना चाहिए कि एक जनरल का बच्चा ज़रूरी नहीं कि वो ब्राह्मण फैमिली से है तो वो बहुत बचपन से पढ़ने लिखने में अच्छा होगा। एक समय पे उधर नीचे जाति पे बहुत अन्याय हुआ, आज भी नहीं। मैं सोचता हूँ आज भी अगर आप नेट पे देखें तो कोई भी ब्राह्मण से तो आई एम प्राउड ऑफ यू। ऊंची जाति भी आजकल ही अपने आप को उधर ऊंचा दिखाने और दूसरों को नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। सोशल मीडिया उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो जब ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, जब दोनों तरफ से बातचीत होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, तब इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। मतलब आपका ये कहने का मतलब ये था कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिससे EWS आया, उसमें हम देख रहे हैं कि भैया तुम्हारे आय क्या है, घर में कितना पैसा आ रहा है, उस हिसाब से आपको रिजर्वेशन दे दिया। लेकिन वो लोग जो सरसभ्य हैं, जो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं, वो अच्छी शिक्षा अफोर्ड कर सकते हैं, अपने बच्चे को ट्यूशन दे सकते हैं, अपने बच्चे को अच्छा खाना दे सकते हैं, और उसको जाने के लिए एक वाहन है, और सब अच्छा है, तो रिजर्वेशन किस बात का। बात ये है कि बात ये नहीं है SC ST को दिया जाए ना दिया जाए, जनरल को दिया जाए या ना दिया जाए। बात ये है कि हर उस इंसान को दिया जाए जो ज़रूरतमंद है, जो वो फैसिलिटीज़ नहीं पा रहा है। क्योंकि एक ये सर्कल है, एक लूप है। जब आप देखते हैं कि मान लीजिए एक अमीर बच्चा है, ठीक है, उनके पिता के पास अच्छा पैसा है, और वो अच्छे स्कूल में जाएगा, उसको ट्यूशन मिलेगी, उसको गाइडेंस मिलेगी, उसको अच्छा खाना मिलेगा, और फिर वो उसकी वजह से अच्छी कोचिंग में पढ़ेगा, वो अच्छे एग्ज़ाम देगा, और उसको सारा नॉलेज होगा कौन से एग्ज़ाम देने चाहिए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, और फिर वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएगा, अच्छे एग्ज़ाम क्वालिफाई करके फिर वो अमीर बन जाएगा। और ये लूप कभी ख़त्म नहीं होता है। और वहीं पे मान लीजिए कोई जनरल का बच्चा है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो फिर वो पैसे नहीं है तो वो उसको शिक्षा नहीं मिलेगी, शिक्षा नहीं मिलेगा तो वो एग्ज़ाम और ये सब नहीं दे पाएगा, ना उसको गाइडेंस मिलेगी, उसको राह नहीं मिलेगी, और उसकी तब 25-26 उम्र हो जाएगी, और फिर वो क्या हो जाएगा, बेरोज़गार या कह लें उसी लेवल पे रह जाएगा जहाँ पे उसके माता पिता थे। तो यही वजह है कि सुधार करने की ज़रूरत है, जो हम कर सकते हैं, जो सरकार को, गवर्नमेंट को करने चाहिए, लेकिन वही है बहुत मुश्किल। एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जैसे OBC में भी NCL नॉन क्रीमी लेयर होता है कि जो लोग अब आगे बढ़ चुके हैं उन्हें OBC का रिजर्वेशन नहीं मिलता, जो नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते। वैसा ST SC में भी आना चाहिए। मे बी अगर वो 8 लाख नहीं, वो 10 लाख तक भी अगर ST SC में है तो उनसे जो ऊपर अब बढ़ चुके हैं उन्हें नहीं मिलना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि उधर सही लोगों तक उधर इस रिजर्वेशन का कह सकते हैं इस्तेमाल हो सके, उनको उसके बेनिफिट्स मिलें। हमारे देश में आज भी कई कोनों पे ST SC नहीं पढ़े लिखे हैं, बहुत पिछड़े हैं, उनको ये मदद पहुंच भी नहीं पाती। ये मुझे लगता है कि एक स्लैब लाना चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिक बेसिस पे हो या फिर कौन कौन से सरनेम्स या फिर पर्टिकुलर कास्ट अब उस चीज़ से ऊपर उठ चुके हैं। इलेक्शन जनरली किन मुद्दों पे होना चाहिए? अगर एक छात्र मान लीजिए वो चाहे कि यार इलेक्शन के मुद्दे तो ये होने चाहिए, तुम ये सब क्या फालतू के मुद्दे जो है जनता में फैला रहे हो, झूठ फैला रहे हो, तो एक छात्र के मुताबिक कौन से मुद्दे होने चाहिए? एक छात्र के मुताबिक तो मुद्दे उधर शिक्षा, स्वास्थ्य और इन्हीं मुद्दों पे होने चाहिए। जाति, धर्म वो कुछ सुनने तक अच्छा लगता है, परंतु लेकिन जब तक खाने को पेट में उधर खाना नहीं होगा, ओढ़ने को तन में उधर कपड़ा नहीं होगा, बीमारी से तन भरा पड़ा रहेगा और शिक्षा के लिए उधर किताबें नहीं रहेंगी, तब धर्म का क्या करेगा मनुष्य, जाति का क्या करेगा। मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक चेंज कुछ ना कुछ हुआ है, उस पर भी मुद्दे बात होने चाहिए, लेकिन वोट और इलेक्शन का मेन मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास ही है। इसकी हमारे देश का कितना विकास हुआ है, कि शिक्षा पे कितना उधर GDP का हो रहा है। हम देखते हैं बहुत सारे छोटे छोटे देश, नेपाल, भूटान, वो भी शिक्षा पे अपनी GDP का ज़्यादा खर्च करते हैं, और भारत बहुत कम प्रतिशत, 1 से 2% शिक्षा पे खर्च करता है। रिसर्च पे हम देखें तो बहुत से आजकल के छात्र जर्मनी, फ्रांस,
दूसरे तरफ देशों पे जा रहे हैं। और कुछ ऐसे आजकल तो अफ्रीका के कुछ देश, केन्या, लाइबेरिया, साउथ अफ्रीका, जो देश कभी भारत से पीछे थे, पूरी अफ्रीका की जीडीपी जितना भारत की जीडीपी है और जीडीपी पर कैपिटा भी भारत की जितनी ही है, परंतु फिर भी आज के छात्र वहाँ जाने को हैं, क्योंकि वहाँ रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे देश में रिसर्च में हम इंस्टीट्यूट जान लें, बार्क हो गया, इसरो हो गया, हमारे पास कोई संस्थान नहीं है। अभी यूएस में टेस्ला है, हम बोलते तो हैं कि हम विश्व गुरु बनना है, हम उधर किसी भी तरह की इस तरह की इंस्टीट्यूशन को बढ़ने नहीं देना चाहते कि जो रिसर्च पे उधर फोकस करे, विकास पे फोकस करे। हम मुद्दे तो इस पे दे देते हैं कि कौन हमारी जात का है, क्या है, हम दे देते कि प्रधानमंत्री कौन बनने वाला, हम ये नहीं सोचते कि हमारा एमएलए कौन होगा, क्योंकि आपकी सड़क तो भरने आप प्रधानमंत्री तो आएगा नहीं, वो आपका एमएलए और आपका एमपी ही काम करेगा। सही बात है। अच्छा, एक और मेरा ये क्वेश्चन था छात्रों का कि अच्छा मान लीजिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आपको हिंदी मीडियम स्कूल में जाना है, इंग्लिश मीडियम में जाना है, किस में आप जाना प्रेफर करें? देखिए, इसका उत्तर तो आप जानते हैं कि इंग्लिश मीडियम, क्योंकि आज पूरा इंटरनेशनल एरिया इंग्लिश में उधर बात करने को तत्पर है। चाहे वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हो, इटली की जॉर्जिया मेलोनी, इनकी खुद की भाषाएं हैं, उसके बावजूद भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपको इनके इंटरव्यूज़ इंग्लिश में मिल जाते हैं, क्योंकि अब इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंस लैंग्वेज है। वो कॉलोनिज्म इट इज़ हैविंग अ डिफरेंट रीज़न, परंतु हिंदी मीडियम का अभी स्टैंडर्ड्स भी बहुत भारत में उतने अच्छे नहीं रह गए। हमारी सरकार उस पे ध्यान नहीं देती, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, और आप उनके इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो अगर कोई बच्चा सीयूईटी से अगर अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आ पाए, बीएचयू में, तो उसके पास बाकी सरकारी कॉलेजेस में उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो बच्चे को इतने कंपटीशन से यहाँ आना पड़ता है उसके लिए। और इसमें भी 13 से 14 लाख बच्चे सीयूईटी देते हैं, कोई नीट देता है, कोई जेईई देता है, कोई अलग यूपीएससी एग्जाम, अलग अलग तरह के एग्जामिनेशन देते हैं ताकि वो अच्छे पद पे जा सके, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ पे जा सकें। लेकिन जो बाकी बच गए उनमें से सिर्फ 1 ही लाख को मिलता होगा, बाकी जो बच सके वो छोटे मोटे अफिलेटेड कॉलेजेस में, छोटे सरकारी कॉलेज में वहीं पढ़ने को मजबूर हैं। तो सरकार को भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए। मान लीजिए जैसे हम यूपी की बात कर लेते हैं, यूपी में गवर्नमेंट स्कूल हिंदी मीडियम में है, तो जो बच्चा जिसके घर में इतना पैसा नहीं है, वो प्राइवेट शिक्षा एफर्ड नहीं कर सकता, वो सरकारी में पढ़ता है और सरकारी में 1 से 12 तक उसने हिंदी मीडियम पढ़ा, अब यहाँ आके प्रोफेसर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। तो अब बताइए वो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और उसको क्या मतलब, या तो पेरेंट्स के पास इतना हो कि उसे इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जाए। तो ये जो दोहरी पॉलिटिक्स है कि 1 से 12 तक हम अपने गवर्नमेंट स्कूल हिंदी ही रखेंगे, और जबकि हम जान रहे हैं कि वो बच्चा पिछड़ जाएगा, आगे जाके उसको पिछड़ना ही है। और हर साल ऐसा होता है बीएचयू में कि 10 से 15 बच्चों के ईयर बैक लग जाते हैं, 1 साल पीछे होते हैं, और जैसे ही 1 साल ईयर बैक लगा वो अपने घर चले जाते हैं। तो वो जो हिंदी मीडियम का छात्र था उसने 12 साल बर्बाद किए और कॉलेज में आया और वो पिछड़ गया, और फिर जाके वो एक नॉर्मल से काम करेगा क्योंकि उसने इंग्लिश नहीं आती। तो ये एक दिक्कत है। तो क्या जैसे इस समय एजुकेशन में हम कौन सा स्टेट सबसे अच्छा चल रहा है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, एजुकेशन में मेरे हिसाब से केरला, तमिलनाडु, साउथ के स्टेट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए कि उन्हें अपनी खुद की लैंग्वेज पे प्राउड है, वो अपनी लैंग्वेज में स्टडीज़ भी कराते हैं। उन्हें भले इंग्लिश भी आती हो, लेकिन वो अपने लोकल स्कूल्स में वहाँ के लोकल टीचर्स दे हैव अ कॉन्वर्जेशन इन देयर ओन लैंग्वेज। समटाइम्स वहाँ से वायलेंस आते कि वो हिंदी को नहीं मानना चाहते, उसमें उनके भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, कुछ हमारे भी हैं। इस पे तो वो अब बोला नहीं जा सकता, उनके भी कुछ हित, हमारे भी कुछ हित हैं। लेकिन हाँ, वहाँ पे एजुकेशंस पे आप देखोगे केरला बहुत सारी चीज़ों पे आगे है, हेल्थ सेक्टर में बहुत आगे है, सबसे ज़्यादा नर्सेज वहाँ से निकलती है। तमिलनाडु आप देखेंगे तो तमिलनाडु को जैसे अगर वो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को 100 रुपये में देता है तो उसको सिर्फ 7 से 8 रुपये मिलते हैं। उसके बावजूद भी महाराष्ट्र के बाद वो दूसरी सबसे बड़ी जीडीपी स्टेट बन के आया है। महाराष्ट्र के पास मुंबई जैसा नगर है, शहर था, तो वो बहुत आगे बढ़ पाया। चेन्नई भी बहुत मद्रास से रहा, लेकिन वहाँ पे मदुरई, कोयम्बतूर और दूसरे बहुत से शहर बने, वहाँ के लोग हाईली एजुकेटेड बने। रिसर्च की बात यहाँ नॉर्थ इंडिया में जितनी नहीं हो पाती, साउथ में बहुत हो पाती है। हम अब इसरो में भी बहुत से देखें कि ज़रूरी नहीं कि वो बैंगलोर में है तो ये साउथ के लोग, वहाँ पे साउथ के लोग इसलिए दिखते हैं बहुत ज़्यादा कि वहाँ के लोगों को रिसर्च में जाना है, वहाँ के लोगों को ज़रूरी कुछ करना है। वहाँ ये इसका रीज़न है कि वहाँ की सरकार वगैरह, वहाँ पे सरकारों का ये है कि इस तरह के रीज़न्स रहे कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में उन्होंने रखा, और एक सरकार कोई बहुत लंबे समय तक नहीं टिकी। सरकारें बदली, जिस सरकार ने जैसा अच्छा काम किया अपने समय के अनुसार।
चलिए मानस, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे मुद्दों पे अपनी अपनी आपने अपनी राय रखी और कॉलेज के बारे में भी आपने बताया, और आई होप कि आपकी कॉलेज की जर्नी बहुत अच्छी रही। और आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े थे या अभी? हाँ, मैं आपके चैनल से बहुत पहले से जुड़ा था। बहुत खुशी भी हुई कि मैं आज तक किसी व्यक्ति को सामने से नहीं देखा था यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से। मुझे इस बात की बहुत खुशी कि कब किस चीज़ का कितना कट ऑफ आएगा, क्या रहेगा, डोजियर फॉर्म क्या रहेगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे इधर आपके चैनल के द्वारा पता चला। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।